कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटम। इस एटम के कंपोजिशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कह सकते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह लीजिए आप, एटम, या फिर क्या कह सकते हैं भाई आप, या फिर आप कह सकते हैं कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सामने बच्चों तो आपको चीजें आसान लगेंगी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा जो आपका एटम है ना भाई, एटम जो है स्ट्रक्चर गेंद की भांति है। ठीक है, जिसके सेंटर में क्या होता है, इसके सेंटर में, यहाँ पर इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक। ये क्या हो गया आपका, ध्यान देंगे सब बच्चे सामने, सभी बच्चों का फोकस सामने रहना चाहिए। अब चीजें थोड़ी सी और इंपोर्टेंट समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बताने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एटम के स्ट्रक्चर के। एटम के स्ट्रक्चर में मैंने कहा कि सबसे पहले इसके सेंटर में क्या बेटा, सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसे हम कहते हैं नाभिक। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, हमने इसको कह दिया बच्चों क्या, न्यूक्लियस, यानी हम हिंदी में इसको कहते हैं बेटा नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। हमने इसको कह दिया भाई नाभिक। क्या है, नाभिक है, नाभिक। ठीक है भाई, न्यूक्लियस, CLEUS, न्यूक्लियस, नाभिक। ये हो गया आपका नाभिक। ठीक है, इसके बाद भाई इसके चारों तरफ क्या होते हैं आपके, इसके चारों तरफ रहते हैं सेल। मैं बना देता हूं, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल होते हैं। पहला सेल ये बना दिया, ध्यान देते रहेंगे सब बच्चे। दूसरा सेल हमने एक और लिया, दूसरा सेल एक और बना देते हैं, ये बना दिया। तीसरा सेल हमने एक और बनाया, तीसरा सेल हमने क्या किया बच्चों, एक और बना दिया। ये हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं सेल। ये जो हमने यहाँ दिखा रखे हैं आपको, इनको ऑर्बिट कह दो आप, या फिर सेल कह दो। ऑर्बिट या फिर सेल कह देंगे इन्हें, सेल। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हो गए आपके। इनको मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये हो गए है ना, इधर ये हो गए, इधर ये हो गए। ये सब क्या बच्चों आपके, ये सब के सब सेल है। ये सब क्या आपके, ये सब सेल है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सेल कहते हैं, सेल। या तो आप इन्हें आप सेल कह दीजिए, सेल, या फिर इन्हें आप क्या कह दीजिए, ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ऑर्बिट, जिन्हें हिंदी भाषा में हम कहते हैं कोश या फिर कक्ष। कोश कह दीजिए आप, या फिर आप इन्हें कक्ष कह दीजिए, कक्ष। कई बार कक्षा भी बोल देते हैं, कई बार क्या बोल देते हैं इनको, कक्षा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप आगे ध्यान देंगे आप, ये जो आपका भाई नाभिक था, ये जो न्यूक्लियस था आपका, न्यूक्लियस। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज सामने। ये हमारे एटम की बात कर रहे हैं, एटम की स्ट्रक्चर की पूरी। तो एटम में इसके अंदर बिल्कुल सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है आपका, न्यूक्लियस, जिसे हम नाभिक कहते हैं, नाभिक। इस नाभिक के अंदर ही आपकी दो चीज होती है भाई। इस नाभिक के अंदर क्या क्या होता है बच्चों आपके, इस नाभिक के अंदर ही आपके भाई प्रोटॉन होते हैं, और इसी के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अंदर ही आपके प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन, और इसी के अंदर क्या होते हैं आपके, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, इसी के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और क्या भाई आपके न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, तो आप कहेंगे इस नाभिक के अंदर ही होते हैं, जिनमें से जो आपका भाई प्रोटॉन होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इतना सभी को समझ आ रहा है। इसके बाद हम जो ऑर्बिट की बात कर रहे थे, सेल की बात कर रहे थे, इन सेल में क्या होते हैं भाई, तो आप कहेंगे इन सेल में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। इन सेल में क्या होता है बच्चों, तो आप कह देंगे इन सेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या रहते हैं भाई, तो आप कहेंगे इनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इन सेल में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दोबारा सुनेंगे। एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, जिसके सेंटर में होता है इसका नाभिक, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक। नाभिक के अंदर ही आपके क्या क्या होते हैं, नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। यहाँ पर क्या होंगे आपके पार्टिकल्स में, आपके दो तरह के पार्टिकल्स होंगे। एक तो हम कह देंगे प्रोटॉन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे को कहेंगे हम यहाँ पर न्यूट्रॉन। ठीक है, जो उदासीन होते हैं। ठीक,
इसके बाद सेल जो है ऑर्बिट, ये आपके कोस हो जाएंगे। ये जो सेल की हम बात कर रहे थे बच्चों आपसे, ये जो सेल है गोल वाले, इन्हीं सेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते रहते हैं। इन सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। दूसरे में बात करें इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके मैंने 8 दिखा दिए। इनकी संख्या कितनी होती है ये भी मैं बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या निकालना भी आपको बताएंगे। 2 3 4, थोड़ा दूर दूर लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे करके चलते रहते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, ये जो सेल या ऑर्बिट होते हैं ना बच्चों, इन सेल या ऑर्बिट को हम कुछ नाम देंगे। यहाँ पर इन सेल या ऑर्बिट को हम कुछ नाम दे रहे हैं, ध्यान देंगे सब बच्चे इस पे। ये जो सेल या ऑर्बिट होते हैं आपके, इनको मैं क्या क्या नाम दूंगा। इन सेल या ऑर्बिट को मैंने नाम दिया, जो सबसे पहले नंबर पे आएगा भाई, सबसे पहला नाभिक के पास वाला पहला जो सेल होता है, इसको हम कहते हैं कक्षा आपका के हो गया, के, ठीक है। दूसरा क्या होता है, के के बाद एल। तीसरा क्या होता है, एम होता है। चौथा क्या होता है, के एल एम एन होता है, एन। अब अगर हम ये पूछे आपसे कि किस 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 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मैं सेल में आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछूं, सेल में क्या पूछूं, इन सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। भाई सेल कह दो आप, या फिर क्या कह दीजिए, सेल कह दीजिए, या फिर ऑर्बिट कह दीजिए, ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट। हिंदी में आप कह सकते हैं क्या, कोश या कक्ष में, कोश या फिर कह दीजिए कक्ष, कोश या कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके इसमें, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम अधिकतम संख्या। कोई बच्चा इसका फॉर्मूला बताएगा मुझे, किसी को पता हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा दोस्त, वो कितना आता है, तो आप कहेंगे सर वो रहता है 2n²। कितना होगा, 2n²। ये फॉर्मूला सब बच्चे याद कर पाएंगे, क्या होगा बच्चों, तो आप कहेंगे 2n² होगा। कितना होगा, 2n²। ये जो मैंने यहाँ आपको फॉर्मूला दिया है छोटा सा 2n², इससे हम ये बता सकते हैं कि आपके किसी भी एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब यहाँ n क्या है बच्चे, यहाँ पर n क्या है, n, तो आप कह देंगे यहाँ पर ये जो n लिखा है ना, n यहाँ नंबर ऑफ सेल होता है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो k के लिए, k आपका सबसे पहले नंबर का सेल है, इसको 1 कहते हैं। l जो आपका l दूसरे नंबर वाला सेल होता है, इसे 2 कहते हैं। और आपका जो m है बेटा, k l m n, ये तीसरे नंबर वाला, और ये आपका चौथे नंबर वाला होता है। यानी मैं सिंपली ये कह सकता हूँ, जो हमारी n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू, n की जो वैल्यू होगी बच्चों, मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू, n की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो कितनी होगी, तो आप कह देंगे सर k l m n, इनके लिए आपके स्मॉल n की वैल्यू जो रहती है 1 2 3 4 होती है। अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 रख के देखेंगे तो आप खुद बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी। भाई आप खुद बता दें मुझे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे आपके, कितने इसमें k में, तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर मैं 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 आएंगे आपके, कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर मैंने कहा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने कहा आपसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहेंगे सर एल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल आपका दूसरे नंबर पे आता है, 2 रखेंगे, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 गुणा 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। फिर मैंने कहा एम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैंने क्या कहा, एम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर एम में अगर हमें इलेक्ट्रॉन बताने हो, एम का मतलब यहाँ 3 हो गया, तो 3 का घात 2, भाई 3 का घात 2 9 होता है, 9 दूनी 18, यहाँ कितने आएंगे, 18 आएंगे, 18। फिर मैंने कहा एन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप कहेंगे सर एन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन बताऊं तो एन आता है आपका चौथे नंबर पे। n की जो वैल्यू है, स्मॉल n की वैल्यू, वो KLMN के लिए कितनी है बच्चों, तो हमने यहाँ पर बता दी n की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो जब हम n को 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा, 32। अगर आप और भी ऑर्बिट ले रहे हैं, और भी अगर आप यहाँ पर सेल ले रहे हैं आपके ऑर्बिट या सेल, तो उसी हिसाब से नंबर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो 2 8 18 32 इस तरह KLMN आ जाएंगे आपके। तो पहला वाला जो होता है, सबसे पहला वाला, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको K कहते हैं, दूसरे वाले को कहते हैं L, तीसरे वाले सेल को हम कहते हैं यहाँ पर M, और चौथे वाले सेल को हम लोग कहते हैं यहाँ पर N।
इतनी जानकारी सभी बच्चों को स्पष्ट हो गई? इतनी जानकारी मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या है आपके, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, ई माइनस लिख दिया मैंने, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन है, ये जो चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। ये बात सभी को समझ में आ गई भाई? तो ये आपके एटम की छोटी सी स्ट्रक्चर मैंने समझाई है, हालांकि इन चीजों को हम आगे समझेंगे, जहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जहां पर समझाऊंगा, वहां और भी अच्छे से मैं आपको बता दूंगा चीजों को, ठीक है, के एलिमेंट के बारे में और बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ठीक। तो मुझे लगता है इतनी जानकारी सबको स्पष्ट है। तो एटम की स्ट्रक्चर होती है, इसके सेंटर पे आपका न्यूक्लियस नाभिक होता है, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका कोई चार्ज नहीं होता इसमें। इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भाई नाभिक के चारों ओर जो सेल बने होते हैं, जो आपके ऑर्बिट बने होते हैं, कोश या कक्ष, इनमें चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं सेल में बात करूं, पहला सेल जो होता है उसे के कहते हैं, दूसरे सेल को हम एल कहते हैं, तीसरे को एम और चौथे को एन कहते हैं। अगर यहाँ पर लिख के भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो हमारा पहला होता है ये वाला, जो पहला वाला होता है बच्चों, ये इसको हम क्या कह देते हैं, इस वाले को हम कहते हैं के। जो दूसरा होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं के एल, तीसरे वाले को हम क्या कहते हैं, एम, और चौथे वाले को हम क्या कहते हैं, एन। तो इस तरह आपको याद भी रहेगा, के एल एम एन, पहला वाला के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये जानकारी सब बच्चों को अच्छे से स्पष्ट हो पाई होगी। मैं छोटी सी जानकारी एटम की स्ट्रक्चर की आपको दे दी। तो इतनी जानकारी अगर आप सबको क्लियर हो गई हो, तो मैंने यहाँ पर यही चीज लिखी है, मैंने यहाँ पर यही चीज लिखी है। शुरुआत में हमने कहा कि एटम आपका, एटम जो होता है आपका, वो अविभाज्य कण है, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में भाई जो आपके जे थॉमसन आए और रदरफोर्ड आए, इन्होंने वास्तव में परमाणु की जो आधुनिक तस्वीर थी ना, उसकी नींव रखी। वास्तव में मॉडर्न टाइम पर जो एटम की स्टडी अच्छे तरीके से करी, वो जे थॉमसन ने और रदरफोर्ड ने करी, और इन्होंने फिर वास्तविक तस्वीर रखी एटम की, कि एटम वास्तव में होता कैसा है ना। तो इन्होंने ही आपके ये सब चीजें बताई भाई, कि जो ये सत्यापित हो गया कि परमाणु विभाज्य है, यानी कि अविभाज्य नहीं है, विभाज्य है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है, ये सत्यापित हो गया। और परमाणु में स्थायी कण पाए जाते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो मैंने बताए हैं आपको, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको बताए यहाँ पर, ये क्या है आपके, ये आपके होते हैं बच्चों स्थायी कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्हें ही हम लोग मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल कह देते हैं, या फिर ये एटम के ही भाग हैं, इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। एटम हो गए एक तो, और एटम के पार्ट कर दिए तो सब एटॉमिक पार्टिकल, इन्हीं को हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। उप परमाणु कण, क्योंकि ये परमाणु के ही हिस्से हैं, ये आपके परमाणु के ही भाग हैं। डाल्टन ने तो कह दिया, डाल्टन ने क्या कह दिया, कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, वो अविभाज्य है। क्यों कह दिया उन्होंने, क्योंकि उस समय तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। 1808 में उन्होंने ये बात, 1803 और 1808 में ये बात कही थी उन्होंने। उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये तो आपके 1886 के बाद में खोजे गए हैं, ठीक है। इसका मतलब जब बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तो ये पाया गया कि आपका जो एटम है ना, इस एटम के ही सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। जो आपके कैसे होते हैं, स्थायी कण होते हैं। स्थायी का मतलब परमानेंट, कुछ स्थायी होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी। अस्थायी उन्हें कहते हैं जो बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, बनते हैं नष्ट होते हैं, बनते हैं नष्ट होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो अस्थायी भी थे इसमें कुछ, एटम के कुछ अस्थायी भाग भी थे। एक तो स्थायी भाग हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल कह दिया। कुछ अस्थायी कण भी थे, जैसे पॉजिट्रॉन। क्या थे, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। पॉजिट्रॉन, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, मैं आगे समझाऊंगा अभी आपको। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश। लेकिन जो आपका पॉजिट्रॉन होता है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है, और आपका जो पॉजिट्रॉन होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी मास इसका बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के इक्वली होता है, ठीक है। बस यहाँ पर रहता है क्या, चार्ज इसमें अपोजिट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ही ये अपोजिट हो गया पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन। फिर आपके न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, मेसोन होते हैं, ये सब अस्थायी पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, ये सब अस्थायी पार्टिकल है बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, ठीक है। कौन है, पंकज कुमार, लगता है आपने क्लास लेट ज्वाइन की बेटा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे एटम के बारे में। हमने सबसे पहले तो शुरुआत में डिफाइन किया एटम को, कि एटम बहुत सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है। तो इसका, और हमने ये भी कहा था कि वो अविभाज्य कण है, बिना विभाजित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। डाल्टन के अनुसार ये कहा था, यानी एटम अविभाज्य कण थे पुराने समय में जब ये कहा गया। यही बात हमारे जो डेमोक्रिटस थे, उन्होंने भी यही बात कही थी, उन्होंने भी सेम बात कही थी भाई, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे भाई। हाँ, हम बता रहे थे इसके कंपोजिशन के
के बारे में, कंपोजिशन का मतलब हमने ये कह दिया आपसे कि जो डाल्टन थे उनके अनुसार तो हमारे जो परमाणु थे अविभाज्य थे, लेकिन जैसे ही आपके जे थॉमसन और रदरफोर्ड आए, इन्होंने क्या कह दिया भाई, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आपका परमाणु विभाज्य है, परमाणु के भी पार्ट हो सकते हैं, और परमाणु के पार्ट क्या थे आपके, परमाणु के पार्ट थे स्थायी कण थे, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो परमाणु के अंदर है, ये परमाणु की तो पूरी स्ट्रक्चर है भाई, तो परमाणु के अंदर तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, ठीक है, ये स्थायी कण थे और कुछ अस्थायी कण भी थे, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन। यहां तक की चीजें क्लियर है सभी को? अब जो बच्चे प्लीज लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब चलिए ये सबको समझ रखेंगे आप लोग, एक नोट में मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको, इसे याद रखिएगा सब बच्चे। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपका जो पार्टिकल होता, जो आपका एटम होता है, उस एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं और मॉलिक्यूल से आपके सब्सटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको इस नोट पॉइंट में, मैं आपको इस नोट पॉइंट में ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपके एटम्स होते हैं उन एटम्स से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स से आपके भाई, मॉलिक्यूल्स से जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंस, वो कैसे बनते हैं, सब्सटेंसेस, हिंदी में कहें तो ये परमाणु है। हमने आपको बता दिया कि परमाणु से आपके अणु बनते हैं, अणु, और अणुओं से आपके क्या बनते हैं बच्चों, पदार्थ बनते हैं, पदार्थ, ये मैंने आपको जानकारी दी। तो हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं आपको, प्रत्येक पानी के अणु, अगर मैं पानी का एक पार्टिकल लेना चाहता हूँ, क्या लेना चाहता हूँ, पानी का एक अणु लेना चाहता हूँ, पानी का एक पार्टिकल, ये वाला अणु, ये अणु कैसे बनता है, पानी का एक अणु कैसे बनेगा, H2O कैसे बनेगा पानी का एक अणु, तो आप कहेंगे पानी का एक अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु लगेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लगेगा, क्या लगेगा, 1 परमाणु, ठीक है। इसलिए जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वे एक अणु बनाते हैं, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो अणु बनाएंगे, और जब अणु आपस में जुड़ते हैं तो एक वस्तु का निर्माण करते हैं या एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं आप देख पाते हैं, जितने भी पदार्थ आप देख पाते हैं, सारे के सारे पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। पहले सबसे छोटे पार्टिकल से जो मिलकर बनेंगे वो आपके अणु हो जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल हो जाएंगे, फिर मॉलिक्यूल से मिलकर आपके सब्सटेंस बन जाएंगे, पदार्थ बन जाएंगे, ये बात यहाँ लिखी गई है। देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन and 1 atom of oxygen in each water molecule. So when atoms join together they form a molecule, and when molecules join together they form a thing, मतलब वस्तु, ठीक है। ये जानकारी सब बच्चों को स्पष्ट हो पाई होगी। इसी जानकारी को एक मैं छोटे से इमेज के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें भाई, ये तो हालांकि